जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग स्पीडी साइंस का जो बुक जो मार्केट में आपका न्यू आया था उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग का जो स्पीडी साइंस का जो डे है वो डे है आपका 4 है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग डे 1, 2, 3 कंप्लीट कर चुका। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जाके प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप पीसीएस मेकर पे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अफीम पोस्ता जो है आपका, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कि अफीम पोस्ता, तो अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो अधपके फल से प्राप्त होता है, ठीक है। और अफीम का वास्तविक नाम क्या है तो पेपेवर सोमनीफेरस है, ठीक है। मर्फीन प्राप्त होता है किससे तो अफीम के पौधे से मर्फीन प्राप्त होता है। अब देखिए तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है तो निकोटीन। देखिए कॉफ़ी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन और चाय में थीन पाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे कि कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो ये क्या है कैफ़ीन है, ठीक है। और कैफ़ीन प्राप्त होता है किससे तो कॉफ़ी के बीजों से। और याद रखिए फ्रेंड्स, कॉफ़ी उत्पादन में भारत में जो अग्रणी राज्य है, जो प्रथम स्थान है वो कर्नाटक का है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके आप ये बताइएगा कि कॉफ़ी उत्पादन में विश्व में कौन सा जो देश है वो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा आपका कि चाय में उत्तेजित पदार्थ है तो चाय में क्या है तो थीन पाया जाता है। उसका देखिए थीन या टैटिन प्राप्त होता है किससे तो चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कि तारपीन तेल प्राप्त होता है किससे तो चीड़ के वृक्ष से, ठीक। सबसे छोटा गुणसूत्र, देखिए यहाँ पे छोटा गुणसूत्र पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा गुणसूत्र क्या है तो शैवाल में होता है। और सबसे लंबा गुणसूत्र किस में होता है तो टाइलिसियस में होता है। मैं आपको बताया था फ्रेंड्स कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपकी सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन है तो ओक्रोमा। और सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन है तो हार्डविचिया, ठीक है। पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है तो देखिए जल है, ऑक्सीजन है एवं ताप है जो पौधे के अंकुरण के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि पौधे की आयु का पता लगाया जा सकता है। तो देखिए पौधे के जो वृद्धि बलय या होता है ना, बलय या वार्षिक बलय की छल्ला को गिनकर इसको आयु का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका कि वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है क्या तो याद रखिए डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो ये कहलाता है वार्षिक वलयों का अध्ययन। नेक्स्ट है आपका कि पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तो 16 पोषक तत्वों की पौधों में आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि मरुस्थल में उगने वाला पौधा, देखिए तो मरुस्थल में जो तो पानी नहीं होता नहीं है तो वहाँ पे क्या होता है जीरो फैट्स, एकदम पानी जीरो होता है तो जीरो फैट्स याद रखिएगा। चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या है तो लिथोफाइट्स, ठीक है, लिथोफाइट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए जंतु विज्ञान से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जंतु विज्ञान के पिता बताया था कि अरस्तु है, ठीक है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों को याद रखिएगा, अरस्तु ही है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ याद रखिए ऑर्थोपोडा है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है ऑर्थोपोडा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि ऑर्थोपोडा संघ के जीव कौन कौन है, एग्जाम में इनमें से कौन नहीं है ये पूछता है। तो याद रखिए तिलचट्टा है, मच्छर है, खटमल है, मक्खी है, झींगा मछली है, ये ऑर्थोपोडा संघ में जो सबसे बड़ा संघ होता है, याद रखिएगा। और कॉकरोच के हृदय में होते कितने कोष्ठक होते हैं 13 कोष्ठक होते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इतना छोटा सा जानवर लेकिन 13 कोष्ठक होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। देखिए पहला पता है ऑर्थोपोडा और दूसरा पता है मोलस्का। और देखिए मोलस्का संघ के जीव पूछते एग्जाम में तो ऑक्टोपस हो गया, एक घोंगा, ये मोलस्का संघ के जीव है, ठीक है। ऑक्टोपस हैं क्या तो एक मृदु कवची है जो मोलस्का संघ में आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कि आप अगर बात करते हैं कि मोलस्का संघ के जीव में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा होता है। और मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है तो वृक्के के द्वारा होता है, ठीक है ना। वृक्क यानी कि किडनी के द्वारा मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो यह जीव जो होते हैं वह एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ नाम दिया था किसने तो गोल्डफस ने, याद रखिएगा कि गोल्डफस ने क्या किया था कि प्रोटोजोआ नाम दिया था। नेक्स्ट है कि प्रोटोजोआ संघ के जीव, देखिए अब एग्जाम में आता है कि प्रोटोजोआ संघ के जीव कौन कौन से हैं, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया और पैरामीशियम, ये जो है ये प्रोटोजोआ संघ के जीव है। अब नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स कि पोरीफेरा संघ के जीव कौन है तो पोरीफेरा के साइकॉन है, स्पंज है, ये पोरीफेरा संघ के जीव है, ठीक है। नेक्स्ट पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं स्पंज कहलाते हैं। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। उसका नेक्स्ट है कि एनिलिडा संघ के जीव है तो केंचुआ जोंक जो है वो एनिलिडा संघ के जीव है, ठीक है। केंचुए में होती है तो 4 जोड़ी हृदय, याद रखिए केंचुआ जो जिसको हम लोग किसान का मित्र कहते हैं ना, केंचुआ को अर्थवॉर्म, ये जो होते हैं इसमें 4 जोड़ी हृदय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। और एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन किससे होता है तो मतलब त्वचा से होता है। नेक्स्ट है आपका
कि इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव कौन है, तो जेलीफिश, तारा मछली, ब्रिटल स्टार, ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा। देखिएगा जितने भी आपके संघ है उससे सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दिया। नेक्स्ट देखिएगा सिलिंड्रेटा संघ के जीव कौन है, तो हाइड्रा हो गया, मूंगा हो गया, ये सिलिंड्रेटा संघ के जीव हैं। नेक्स्ट आपको देखिएगा कि एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं, तो उभयचर। उभयचर कहने का मतलब जो एम्फीबिया वर्ग के जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो उभयचर होते हैं, जो जल में और थल दोनों पे रह सके उसको बोलते हैं एम्फीबिया। ठीक है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि उभयचर का अर्थ होता है तो जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक देखिए दोनों जगह पे रहते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि मेढक के हृदय में होते हैं, तो याद रखिए मेढक में 3 कक्षीय हृदय होते हैं मेढक में। ठीक है। और पक्षी में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 4 हृदय प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है। और याद रखिएगा कि एंटोमोलॉजी अध्ययन है किसका, तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन है। ठीक है। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी कौन है, तो याद रखिए शुतुरमुर्ग। ठीक है। जो सबसे ज़्यादा पाया था अफ्रीका में पाया था शुतुरमुर्ग। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन है, तो इसी से मिलता जुलता एमू है। पहला याद रखिएगा शुतुरमुर्ग, अगर एग्जाम में पूछ दे एमू तो ये याद रखिएगा। सबसे छोटा पक्षी आपको पता है कि हमिंग बर्ड है, जो ये पक्षी जो है वो उल्टा उड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है, तो स्तनधारियों का जो मूलभूत लक्षण है वो क्या है, तो वो है डायफ्राम। और स्तनधारियों के हृदय में होते हैं तो 4 कक्ष होते हैं स्तनधारियों में। ठीक है। और देखिए स्तनधारियों में श्वसन होता है तो किसके द्वारा, फेफड़े के द्वारा होता है। और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, तो ब्लू और नीला व्हेल है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा स्तनधारी कौन है, तो छुछुंदर। सबसे बड़ा पूछेगा तो ब्लू व्हेल और सबसे छोटा पूछेगा तो छुछुंदर, याद रखिएगा। सबसे लंबा स्तनधारी कौन है, तो जिराफ। और डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। ठीक। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो याद रखिए एस्किविड। एस्किविड जो है वो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है, तो डक विल्ड प्लेटिपस। ये एकमात्र अंडा देने वाला क्या है, तो स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन है, तो याद रखिए अफ्रीकी हाथी। ठीक, सबसे बड़ा होता है। और सरीसृप वर्ग के जीव है, तो जो सरीसृप कहने का मतलब जो रेंगने वाले हैं, तो याद रखिए छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट, ये सब क्या आते हैं, तो ये सब रेप्टाइल्स में यानी कि सरीसृप वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है तो 3 कक्षीय, याद रखिएगा। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, यानी कि सरीसृप जो होते हैं जो रेंगने वाले होते हैं, उनमें 3 कक्षीय हृदय होते हैं। लेकिन अपवाद में याद रखिएगा मगरमच्छ, इसमें 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सरीसृपों का विकास हुआ था तो मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे तो एक मेसोजोइक सरीसृप ही थे। मगरमच्छ देखिए हृदय कितने होते हैं, 4 कक्षीय हृदय होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह एकमात्र सांप बताइए जो घोंसला बनाता है, तो जिसको किंग कोबरा कहते हैं। जो नागराज है जो एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला खुद बनाता है, मतलब घोंसला बनाता है। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सा है, तो हिलोडर्मा एकमात्र जहरीली छिपकली है। और मछलियों में श्वसन होती है तो आपको पता है कि गिल्स के द्वारा होती है। अब देखिए जंतु उत्तक के बारे में हम लोग देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है। और याद रखिएगा उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। और शरीर में उत्तकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है। उत्तक का निर्माण होगा किससे होगा, प्रोटीन से होगा। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो संयोजी उत्तक। याद रखिएगा हमारा ब्लड जो है वो तरल संयोजी उत्तक होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि संयोजी उत्तक में पाए जाने वाला 2 तंतु है, तो देखिए एक है टेंडन और दूसरा लिगामेंट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये टेंडन एवं लिगामेंट क्या होता है। तो देखिए लिगामेंट जो होता है ना वो किससे किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा उसको लिगामेंट कहते हैं, और हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा उसको टेंडन कहते हैं। ठीक है। ये भी आप, जिसको कंडारा हिंदी में कहते हैं और इसको स्नायु कहते हैं हिंदी में। ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है कौन, देखिए मांसपेशियों को अस्थि से टेंडन जोड़ता है, मैंने बताया आपको। और अस्थियों को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट, यानी कि मेंट कर दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक है। चेतना उत्तक कहलाता है तो तंत्रिका उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि तंत्रिका उत्तक की कोशिका को कहा जाता है क्या, तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हो, तो साइनेप्स कहते हैं। मतलब 2 न्यूरॉन के जो बीच की जगह को क्या कहते हैं, तो साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है, तो तंत्रिका कोशिका करती है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तो तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क व मेरुरज्जु किससे बनते हैं, तंत्रिका उत्तक से बनते हैं। नेक्स्ट है आपका कि
शरीर में मांसपेशियाँ की कुल संख्या कितनी है? तो 639, 639, 6 + 3 = 9। तो याद रखिएगा ऐसे भी कि 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियाँ कौन है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी, याद रखिएगा, ग्लूटियस मैक्सिमस। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा बायोलॉजी में जो नाम होता है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपके लिए मैं कर रहा हूँ कि आप हो सके तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, ताकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आपको मिस ना हो। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है, तो आपको जितना बार देखने का मन करे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियाँ है तो स्टैबिडियस, ठीक है। स्टैपिडियस जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। अब देखिए, अब रक्त से जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले कि रक्त खून होता है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि यह तरल संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट है आपका कि रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी से याद रखना, हीमोग्लोबिन होता है ना, तो हेमाटोलॉजी, हेमोग्लोबिन, हेमाटोलॉजी ऐसे याद रखना, ठीक है। और रक्त जो क्षारीय होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और स्वस्थ शरीर में रक्त का मात्रा जो होता है 5 से 6 लीटर होता है। और रक्त का मात्रा पूरे शरीर के भार का 7% होता है। याद रखिए, हमारा मतलब हमारे वेट में जितना वेट होगा ना, उससे 7% क्या होगा? हमारा रक्त होता है। और देखिए थोड़ा सा होता क्या है कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना, तो अप्रॉक्स आधा लीटर क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। देखिए, और रक्त मतलब जो हमारा ब्लड है उसका मेन कार्य क्या होता है? तो ब्लड का मेन कार्य होता है कि मेन कार्य क्या होता है? तो रक्त का मेन कार्य है कि शरीर के ताप का नियंत्रण एवं शरीर के रंगों मतलब रोगों से रक्षा करना, ठीक है। मेरा यही काम है मतलब कि रक्त का, ब्लड का। अब नेक्स्ट है आपका कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा, आयरन पाया जाता है। और रक्त को सुरक्षित रखा जा सकता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सुरक्षित रखा जा सकता है रक्त को। और रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नहीं, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो याद रखिएगा यही से। हीमोग्लोबिन है क्या? तो प्रोटीन का एक यौगिक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहे यौगिक है तो हीमैटिन। याद रखिएगा, जो हीमोग्लोबिन में जो लोहे जो यौगिक है उसको क्या कहते हैं? तो हीमैटिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या करना? परिवहन करना। अब देखिए रक्त प्लाज्मा के बारे में देखते हैं, तो इससे जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक मैं क्लियर करवाऊंगा। तो देखिए, रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा होता है। इसका जो तरल भाग जो होता है ब्लड का, उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और पदार्थ की चतुर्थ अवस्था भी प्लाज्मा है, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछे हुआ था कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त प्लाज्मा होता है तो रंगहीन होता है, इसमें कोई इसमें रंग होता नहीं, रंगहीन होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो याद रखिए 55% भाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% क्या होता है कि जल होता है प्लाज्मा में। और पचे हुए भोजन का संवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या कि फाइब्रिनोजन एल्बुमिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन है ये, ठीक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन कौन है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो शेष सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी है तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और एंटीबॉडी पाया जाता है तो रक्त प्लाज्मा में क्या होता है कि एंटीबॉडी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है कौन? तो हिपेरिन नामक प्रोटीन, ये नहीं जमने देता है ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि रक्त कोश कणिकाएँ देखते क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले है क्या कि रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है, तो लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और रक्त बिंबाणु, इसको ब्लड प्लेटलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में भी होता है, लिम्फ नोड में होता है, यकृत में और प्लीहा में क्या होता है कि श्वेत यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण होता है। देखिए श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है ना, कहीं आपको 2 से 4 दिन दिखा, 3 से 5 दिन दिखेगा, तो ऐसे 2 से 4 दिन लगभग इसका जीवन काल होता है। और श्वेत रक्त कण को कहा जाता है तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। श्वेत को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। ऐसा मत कीजिएगा कि लाल रक्त समझ के और ल्यूकोसाइट टिक करके आ जाएगा, तो ये गलत मत कीजिएगा। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट, ठीक है। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन सा है? तो मोनोसाइट। नेक्स्ट देखिएगा कि लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना इसका मेन कार्य है। नेक्स्ट है आपका कि श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना, ठीक है। जिसका मैं मतलब हमारे जो अगर बात करें तो सेल का ये सैनिक जिसको कहा जाता है, सोल्जर कहा जाता है हमारे बॉडी का, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है।
एंटीजन पाया जाता है तो आरबीसी में पाया जाता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, ए एंड बी होता है। आरबीसी का संख्या मापी जाती है तो हीमोसाइटोमीटर से, याद रखिएगा, हीमोसाइटोमीटर से क्या माना पाता है, आरबीसी की संख्या मापी जाती है, किससे, तो हीमोसाइटोमीटर से। नेक्स्ट है आपका कि आरबीसी का कब्रगाह कहलाता है तो प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है तो प्लीहा ही कहलाता है, इसको स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल क्या होता है, 3 से 5 दिन, याद रखिएगा, इसका भी जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का भी जीवन काल 2 से 4 दिन तक लगभग होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्लेटलेट्स का निर्माण होता है तो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, और प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है तो प्लीहा में, स्प्लीन में होती है। नेक्स्ट है कि खून थक्का नहीं जमता है, तो जब हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना, तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून का थक्का नहीं जमता है। और रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा, तो विटामिन के, याद रखिएगा। और लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं तो थैलीसीमिया रोग में जो है वो लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित कहलाती है तो क्या कहलाती है, तो ल्यूकेमिया कहलाती है। अब देखिए, अब जितने भी आपका वर्ग रक्त समूह से उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा, पूरा यहाँ पे कवर किया गया है। तो रक्त समूह होते हैं तो याद रखिए 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि रक्त समूह का खोज देखिए कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ठीक है, और लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। और सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है तो कौन, तो ओ, याद रखिएगा, ओ तो कहलाता है लेकिन ओ निगेटिव, याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में ओ दे तो याद रखिएगा कि सर्वदाता जो यूनिवर्सल जो डोनर होता है ना वो ओ निगेटिव होता है, और जो रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह जो होता है वो क्या होता है, AB पॉजिटिव होता है, ये याद रखिएगा। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर एवं विनर ने की थी 1940 में, रिसस बंदर पे किया था इन्होंने, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ब्रिक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी होता है। और रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो डायलिसिस, ठीक है। अब देखिए रक्त परिसंचरण के बारे में देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। ये याद रखिएगा, डेट के साथ थोड़ा सा याद रखिएगा फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ देता है तो याद रखिएगा। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है तो हृदय, और रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो फेफड़ा करता है। और मनुष्य का औसत रक्तदाब जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 120/80 होता है, नॉर्मल होता है। अगर ज़्यादा हो गया तो बढ़ जाएगा, कम जाएगा तो कम जाता है, BP लो हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वही है। मिमी वायुमंडलीय होता है, याद रखिए, मिमी वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र जिसको सिफ्गनो मैनोमीटर कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं ना वो किस मीटर से मापते हैं, तो सिफ्गनो मैनोमीटर से मापते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्धि होने पर रक्तचाप क्या होता है, तो बढ़ता है, मतलब कि अगर व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो जाता है, तो उसका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होता है कि बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है तो इस्कीमिया कहलाती है। अब देखिए पाचन तंत्र, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है तो मुख से होता है, और मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है तो ग्रसनी कहलाता है। और पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत में, जो सबसे लंबी होती है। आंत की लंबाई देखिए, जो आंत की लंबाई होती है 22 फीट लगभग होती है। और भोजन पचाने में सहायक होता है कौन, तो एंजाइम्स, एंजाइम के कारण ही हमारा भोजन पचता है। नेक्स्ट है आपका कि अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन और रेनिन। याद रखिएगा, ये जो रेनिन जो होता है ना, ये जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा कहने का मतलब जो नवजात शिशु होता है 6 मंथ तक अप्रोक्स क्या होता है ना, ये रेनिन उसमें पाया जाता है। उसके बाद क्योंकि देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है जो उल्टी जब दूध पीता है तो वो दही निकालता है उल्टी टाइप का, ठीक है ना, तो ये इसमें रेनिन पाया जाता है, इसमें छोटे बच्चे में। और एक होता है क्या कि गाय का जो बछड़ा होता है ना छोटा, उसमें भी रेनिन पाया जाता है, याद रखिएगा, आगे मैं बताता हूँ इसको। और देखिएगा नेक्स्ट है आपका कि प्रोटीन का पाचन होता है तो अमाशय में, ठीक है, प्रोटीन ये इंपॉर्टेंट है। और प्रोटीन को पचने वाला एंजाइम्स कौन है, पेप्सिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। और याद रखिए दूध प्रोटीन को पचाने वाला देखिए रेनिन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो रेनिन है। और मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है लगभग तो 8 से 10 मीटर, लगभग 30 फीट तक होती है, आहार नाल की औसत लंबाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि आहार नाल में स्टार्च में पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है, तो माल्टोज है। अब देखिए एंजाइम्स के बारे में देखते हैं। तो एंजाइम्स मूलतः होते हैं, तो एंजाइम्स क्या है मूलतः, तो प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि एंजाइम्स की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। एंजाइम्स की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से होती है। और जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो ये क्या है, सब एंजाइम है। नेक्स्ट है आपका कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज है, तो ये क्या है, तो ये सब एंजाइम है। याद रखिएगा इनमें से कौन सा एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज और लाइपेज, ये सब क्या है, तो एंजाइम्स है।
प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। ठीक है, याद रखिए ट्रिप्सिन करता है। किसको? तो प्रोटीन एवं पेप्टीन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्रिप्सिन करता है। और प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम्स कौन होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और स्टार्च को शर्करा में बदलता है कौन? तो एमाइलेज बदलता है। नेक्स्ट है कि बसा को ग्लिसरीन में कौन बदलता है? तो लाइपेज बदलता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है कौन? तो जाइमेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन बदलता है? तो जाइमेज बदलता है। नेक्स्ट है क्या कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है। ठीक है। और ये दिया जाता है कि स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? तो टाइलिन ही। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलता है? तो टाइलिन बदलता है। और लार सहयोग करती है तो स्टार्च के पाचन में कौन सहयोग करता है? तो लार। और देखिए मानव शरीर के बारे में देखते हैं। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। तो ये सब ईजी है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि मास्टर ग्रंथि कौन कहलाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो फीमर जांघ की है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? तो स्टेबिस कान की हड्डी है, जो मध्य कान में पाया जाता है। ये याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे मजबूत हड्डी कौन है? तो जबड़े की हड्डी। और मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? तो कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। ठीक है। और कान में याद रखिएगा कि कान में हड्डियों की कुल संख्या होती है। तो कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 होती है। मतलब तीन दोनों कानों में होती है। ठीक है। मानव शरीर का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत की शिखर की इनेमल हड्डी जो होती है सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा कि अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी याद रखिएगा। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है और नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28 होता है, याद रखिएगा। और मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है आपका कि मानव में शरीर में मांसपेशी की कुल संख्या 639 यानी 639 होता है। और उपास्थि कहाँ पाया जाता है? तो नाक में पाया जाता है, याद रखिएगा। और शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? 20 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में होते हैं। और मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होती है? 65 से 80% होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो क्या होता है? तो याद रखिए इनिमल होता है, दांत की ऊपरी परत। और शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, जो मटर के दाने के आकार का होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टांग में यानी कि पैर में। मानव शरीर की वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली में। याद रखिएगा। देखिए एक उंगली में ना तीन हड्डी होती है। यानी कि अगर बात करते हैं क्या कि हाथ में लगभग एक हाथ में 14 हड्डी होते हैं, यानी कि अंगूठा में केवल 2 हड्डी होता है, बाकी आपके 4 उंगली में 3 होते हैं। तो आप जोड़ सकते हैं, आप टोटल दोनों हाथ में 28 हड्डी होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में याद रखिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। यानी कि 36.9 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे अगर कभी कभी दे 36.9 डिग्री सेल्सियस दे तो याद रखिएगा यहाँ पे 37 डिग्री दिया हुआ है और 310 केल्विन भी। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़ी। मनुष्य में श्वसन दर होता है तो 16 से 18 बार। और जो शिशु में जो होता है ना, जो बच्चा होता है, उसमें श्वसन दर कितना होता है? 44 बार प्रति मिनट होता है। पैर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 60 होता है, याद रखिएगा। और बाल एवं नाखूनों की रचना होती है तो कीरेटिन नामक प्रोटीन। मैं आपको बताया था फर्स्ट डे कि देखिए कीरेटिन और कैरोटीन में कन्फ्यूजन मत होइएगा। ये बाल हो गया, नाखून हो गया, चाहे गाय के खुर हो गया, चाहे सींग हो गया, तो उसमें होता है कीरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर बात करें कि गाजर में कौन सा प्रोटीन, तो कैरोटीन पाया जाता है, उसी कारण पीला होता है। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। और एक दंत्र सूत्र होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक दंत्र सूत्र होता है 20/21 गुने 2। ये दंत सूत्र फार्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्या कि मनुष्य के जीवन काल में कितने 2 बार दांत उगते हैं? तो 20 दांत। दांतों एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको बताता कि एक टॉपिक लेके आओ, तो जैसे मैं आज का एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्था। ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, तो प्लीज़ आप इसको भी शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है। देखिए इसी में है आपका कि चिकित्सा विज्ञान संबंधित संस्था है। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन, ये कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, देखिए
ये मेडिसिन है, ये होम्योपैथी है, तो ये कोलकाता में, होम्योपैथी वाला कोलकाता में और मेडिसिन वाला लखनऊ में। अब देखिए नेक्स्ट है आपका कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ये कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। देखिए ट्यूबरक्लोसिस टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो चेन्नई में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये गुड़गांव में है, गुड़गांव। ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो दिल्ली में। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो नई दिल्ली। दोनों याद रखिए, न्यू दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली में और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ये भी न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है आपका कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ है, तो ये भी नई दिल्ली में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो लखनऊ में। और नेक्स्ट है आपका कि नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये भी कहाँ पे, लखनऊ में। अब देखिए आपका है कि कृषि और पशुपालन अनुसंधान संस्था है, तो देखिए गन्ना प्रजनन केंद्र ये कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। उसका नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था, आपको पता है कि कटक है, उड़ीसा के कटक में है। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था ये कहाँ है, तो ये जोधपुर में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, तो करनाल हरियाणा में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी कहाँ, ये तो लखनऊ में है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि संस्था, ये परिषद पूछे या संस्था पूछे, दोनों कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है आपका कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है, तो बेंगलुरु में। इंडियन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो रांची झारखंड में है, रांची झारखंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए अंतरिक्ष, ये इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं कहाँ हैं। तो देखिए पहला है कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहाँ है, तो अहमदाबाद में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो ये इंदौर में है। और नेक्स्ट है आपका, देखिए फ्रेंड्स सॉरी, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका कि उसका सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है, तो इंदौर में है। और नेक्स्ट आपका देखिएगा कि इनसैट, जो आपका इनसैट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ है, तो थुम्बा केरल में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कि इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये देहरादून में है। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो तिरुवनंतपुरम में है, याद रखिएगा। ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये आपको एक बार में याद नहीं होगा, आपको 2-3 बार इसको देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार जरूर देखिएगा, एक बार नहीं हो सके तो 2 बार इसको देखिएगा। आप पीसीएस मेकर चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपके जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड या कुछ भी अगर भेजना हो, कोई अच्छा कंटेंट में आपको पीसीएस मेकर जो आपका टेलीग्राम है उसमें प्रोवाइड करता हो। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और उसका फ़ायदा उठाइए आप लोग। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट कि इसरो सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, तो बेंगलुरु में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि परमाणु अनुसंधान संस्था है, तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में। रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर कहाँ है, तो डिब्रूगढ़ असम में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसको बार्क कहते हैं ये कहाँ है, तो ट्रॉम्बे मुंबई में है। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज़ कहाँ है, तो ये अहमदाबाद में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ है, तो कोलकाता में है। अब देखिए अन्य अनुसंधान संस्थाएं कुछ है, देख लेते हैं उसको। तो देखिए नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नागपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ये देहरादून में है। और वन अनुसंधान संस्था ये भी कहाँ है, तो देहरादून में। दोनों याद रखिएगा, देहरादून। नेक्स्ट है आपका कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है, तो पुणे में। और सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन कहाँ है, तो चेन्नई में है। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका देखिएगा सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो रुड़की में है। और सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट हमारा लास्ट है क्या कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इज्जत नगर में है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका SPD का ये डे 4 था वो कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स अगर मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछता तो प्लीज़ आप उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।